welcome back my channel. I am Neha, your chick believe in therapy. So today's we are discussing about for orthopedics. Orthopedics हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स एंड जनरल प्रिंसिपल देख रहे हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो है, इसमें हम रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्रैक्चर लिम्ब पढ़ने वाले हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो रिहेबिलिटेशन क्या होता है? जो हमारे फ्रैक्चर हुआ है बोन में उसको फिर से रिकवरी होना, और कौन कौन से फेजेस थे वो हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं। इमरजेंसी फेज़ एंड डेफिनेटिव फेज़ हम पढ़ चुके हैं, अब रिहेबिलिटेशन फेज़ पढ़ रहे हैं। जो रिहेबिलिटेशन होता है जिस पे लिम्ब पे फ्रैक्चर हुआ है वो रिहेबिलिटेशन होना आरंभ कर देता है जब हमारी कोई इंजरी होती है। इंजरी के टाइम से ही, जैसे कि हमारा जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड रीएजुकेशन ऑफ एक्सरसाइज दो टाइप से होता है। जॉइंट मोबिलाइजेशन क्या होता है? जिसमें हमारा जो बोन थी जिसमें फ्रैक्चर हुआ था उसे हम इमोबिलाइज करके रखते हैं, क्योंकि जिससे कि और अदर टिश्यूज़ को इंजरी ना हो सके। तो अब हम उसे मोबिलाइज करना है, अब हमें उसे मोबिलाइजेशन देना है, क्योंकि मोबिलाइजेशन नहीं करेगा तो हमारी जो मसल्स है उसमें स्टिफनेस आ जाएगी एंड हमारा जो रेंज है प्रॉपर रेंज नहीं आएगी, हमारा जॉइंट है वो मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें उसे अब जॉइंट को मोबिलाइज करना है। तो यदि जॉइंट में पेन हो रहा है मोबिलाइज करते टाइम तो हमें उसे चेक करना है एंड जो स्टिफनेस है उसे प्रिवेंट करना है। कोई भी हम जो पैसिव मोबिलाइजेशन करा सकते हैं, पेशेंट को पैसिव एक्सरसाइज करा सकते हैं जिससे कि उसका मोबिलाइजेशन हो सके। और कोई भी असिस्टेंस डिवाइस का भी मैकेनिकली एंड मैनुअली हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस को, इससे कि हम उसका मूवमेंट करा सकें। कोई भी मोटर डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा होता है CPM जो कंटिन्यूअस पैसिव मोशन कराता है, मीन्स ये पैसिवली मोशन कराता है हमारे जो भी जॉइंट पे जो फ्रैक्चर हुआ, जैसे कि एल्बो जॉइंट पे हो गया या नी जॉइंट पे हो गया। तो ये हमारी मशीन होती है, ये खुद ही जॉइंट मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। और हम मसाज का यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेशन का यूज़ कर सकते हैं जॉइंट पे। तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जिसका हम यूज़ करके जॉइंट को मोबिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मसल्स रीएजुकेशन एक्सरसाइज, मीन्स हमारी जो मसल्स थी जो बहुत टाइम से एक ही पोजीशन में बनी रही, क्योंकि हम उस जॉइंट को इमोबिलाइज करके रखे रहे। डेफिनेटिव केयर्स में के वायर का यूज़ किया था, स्टील वायर का यूज़ किया था, स्क्रू का यूज़ किया था, रॉड प्लेट, बहुत सारी डिवाइसेस का यूज़ किया था सर्जरी के टाइम। उसके बाद हम उस एरिया को हम फिर उसे मतलब इमोबिलाइज करके रखे रहे। तो अब उससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है वो अपना फंक्शंस भूल जाती हैं। तो मसल्स को फंक्शन फिर से हम उसे याद दिलाने के लिए रीएजुकेशन करते हैं, एक्सरसाइज देते हैं। क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती है उनका काम बहुत कम यूज़ होने की वजह से वो बास्टेड होने लगती है बहुत जल्दी से। तो उनको हम मसल्स का रीयूज़ करने के लिए एक्सरसाइज कराएंगे, जैसे कि ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन के टाइम क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है उनमें स्टिफनेस आती है, वास्टिंग हो जाती है। प्लास्टर होने की वजह से बहुत सारे डेलेटेरियस इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, हमारा जॉइंट होता है वो मूवमेंट नहीं करता है। तो अब हमने वो इमोबिलाइजेशन मीन्स हम जब इमोबिलाइजेशन करा रहे थे अब प्लास्टर था, अब हम मोबिलाइज कराएंगे। प्लास्टर हटाने के बाद तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्किन को क्लीन करेंगे एंड जो प्लास्टर है स्केल्स है उसे रिमूव करेंगे, ऑयल अप्लाई करेंगे, मसाज दे सकते हैं, जॉइंट की रेंज को चेक करेंगे क्या जॉइंट की रेंज है, उसे फिर से मूवमेंट कराएंगे एंड जो बहुत समय से इमोबिलाइज रहा है उसे मोबिलाइजेशन देने के लिए हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शनल यूज़ ऑफ द लिम्ब। हमने जॉइंट को मोबिलाइज कराया, हमने मसल्स की रीएजुकेशन कराया, मीन्स मसल्स को फिर से एजुकेट कराया। अब हम उसके फंक्शंस को फिर से लाना है, क्योंकि हमारा काम है, जैसे कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट है उसका काम होता है जॉइंट को मोबिलाइज कराना, मसल्स रीएजुकेशन कराना एंड लिम्ब को फंक्शनल मूवमेंट देना, मीन फंक्शन कराना। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि कोई भी लिम्ब पे कोई जो इंजरी है या प्लास्टर था, उसके बाद हम प्लास्टर हटा देने के बाद इंजरी को कम होने के बाद अब हम जॉइंट को मोबिलाइज कराएंगे, फंक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वेट को हम बियर करना सिखाएंगे। स्टार्टिंग इनिशियली पोजीशन में थोड़ा सा वेट बियर करेगा पेशेंट एंड कुछ डिवाइस का सपोर्ट लेके, जैसे कि हमारा वॉकिंग एड हो गया, वॉकर हो गया, क्रचेस हो गए, स्टिक हो गई, इस चीज़ों इन सारी डिवाइस का यूज़ करके थोड़ा सा वेट बियर करना स्टार्ट करेगा पेशेंट।
जिससे क्या होगा कि उसमें थोड़ा-थोड़ा सा धीरे-धीरे फंक्शन वापस आते जाएँगे और हम पूरा अपना फिर से मसल्स परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, कोई भी ओपन फ्रैक्चर हुआ है, तो ओपन फ्रैक्चर होने के लिए मैनेजमेंट सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारी क्या होता है ओपन फ्रैक्चर में कि हमारी जो स्किन होती है वो ब्रेक हो जाती है, उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं एंड जिसमें एक्सटर्नली इन्वायरमेंट से एक कम्युनिकेशन होता है। मीन्स एक्सटर्नली इन्वायरमेंट्स मीन्स कोई डिवाइस से कोई भी फोर्स लगने की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ है तो उससे हमारी जो सबसे पहले स्किन होगी वो लैसेरेटेड होगी एंड उसके बाद हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होंगे, उसके बाद हमारी बोन फ्रैक्चर्स होगी। तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है बोन पे, कोई भी वुंड तो जो वुंड हुआ है उसमें कोई बैक्टीरिया तो ग्रो नहीं कर रहा है, कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है जैसे कि ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया। इनसे क्या होगा कि वो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनेबिलिटी टू यूज़ ट्रेडिशनल मेथड। मीन्स हम जो प्लास्टर कास्ट चढ़ाया हुआ है पेशेंट के ऊपर उसमें देखें कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ एरिया हो जहाँ से थोड़ा सा हवा जा रही हो तो इससे इन्फेक्शन ग्रो हो जाने मतलब बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि हमने जो मेथड यूज़ किया उसमें कोई इनेबिलिटी तो नहीं रखी है कि प्लास्टर सही से तो लगा है कि नहीं लगा है, कोई एरिया कोई विंडो तो नहीं है उस प्लास्टर कास्ट में। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटिव मीन्स क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही नॉन यूनियन है या माल यूनियन है। मीन्स जो हमने यूज़ किया है प्लास्टर्स उसमें हम देखेंगे जो पेशेंट का जो फ्रैक्चर के एरिया पे जो वुंड हुआ है उसमें हम देखेंगे कोई गैप तो नहीं है एंड देखेंगे कोई हेमाटोमा तो नहीं है जॉइंट के आसपास हेमाटोमा फॉर्मेशन, ब्लड वेसल्स टीयर तो नहीं हुए हैं, ब्लड वेसल्स को चेक करेंगे, वेस्कुलरिटी चेक करेंगे और हम सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी चेक करेंगे कि सॉफ्ट टिश्यू में जो इंजरी है उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है। हम ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट ओपन फ्रैक्चर में वही देना है। ओपन एंड क्लोज फ्रैक्चर में जो हम फेज़ 1 इमरजेंसी केयर देखेंगे मीन्स जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उस साइट पे हम वहाँ से एक्सीडेंट जो पेशेंट है उसको कोई वुंड है उसे हम वॉश करेंगे टैप वाटर से और सलाइन से एंड उस एरिया को हम कवर कर देंगे कोई प्लास्टिक से या हम क्लॉथ से कवर करके रखेंगे एंड फ्रैक्चर को स्प्लिंट करेंगे, सपोर्ट देंगे। तो ये हम इमरजेंसी केयर में जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वहाँ पे देखेंगे और नेक्स्ट हम जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले आते हैं मीन्स हॉस्पिटल में ले आते हैं वहाँ पे हम उसके क्लॉथ है उन्हें क्लीन करेंगे एंड जो भी उसने ज्वेलरी वेलरी यूज़ कर रखा है उसे हटाना है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में न्यूरोवेस्कुलर इंजरी को सबसे पहले चेक करेंगे कोई वेस्कुलर इंजरी तो नहीं है एंड वुंड केयर भी देखेंगे। जो इमरजेंसी रूम होता है वहाँ पे एसेप्टिक कंडीशन में स्टाइल ड्रेसिंग होती है, ड्रेसिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग देंगे वुंड के एरिया पे जिससे कि वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाएँ और ज़्यादा इंजरी ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए एंड स्प्लिंट का यूज़ करेंगे। स्प्लिंट को भी चेक करना है कहीं स्प्लिंट टाइट या लूज़ तो नहीं है और एंटीबायोटिक भी यूज़ करेंगे, पेशेंट को टिटनेस का इंजेक्शन लगाएंगे, एनाल्जेसिक देंगे जिससे कि पेशेंट को पेन कम हो, पेशेंट कंफर्टेबल फील हो एंड उसके बाद हम एक्सरे कराएंगे। तो ये हमारी इमरजेंसी केयर थी। अब उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेटिव केयर्स क्या देनी है पेशेंट को। डेफिनेटिव केयर्स में क्या होता है हॉस्पिटल में हम जो पे सर्जन आते हैं वो सर्जरी करते हैं, यानी ज़्यादा इंजरी हुई फ्रैक्चर हुआ तो वो सर्जरी करेंगे। ऑपरेटिवली मेथड होता है, नॉन ऑपरेटिवली मेथड जो ऑपरेटिवली मेथड होता है वो सर्जन करते हैं, नॉन ऑपरेटिवली मेथड होते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। मीन्स जैसे ऑपरेटिवली मेथड में क्या हम के वाई स्टील वायर का यूज़ करते हैं, पेशेंट को रॉड का यूज़ करते हैं, स्क्रू यूज़ करते हैं कोई भी जो बोन फ्रैक्चर हुई है उसे हम फिक्स करने के लिए एंड नॉन ऑपरेटिव मेथड में हम एक्सरसाइज, ट्रैक्शन, स्प्लिंट एंड मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं बुंड केयर। कोई भी बुंड हुआ है उसे केयर करनी है मीन्स जो बुंड है उसे हम क्लोज करके रखना है उस लिम्ब को कोई प्लास्टिक या स्ट्राइल डिवाइस से एंड हमें बुंड को क्लीन करना है वार्म वाटर सैलाइन से। एंड मैनेजमेंट क्या करना है जब भी हम जो पेशेंट है उसे हम 6 to 8 आवर्स के बीच में उसकी जो बुंड है उसे हम जो भी स्किन है उसे डिब्रेड हुआ है वहाँ पे स्किन को हटा देंगे और क्लीन करना है, स्टाइल ड्रेसिंग यूज़ करनी है 6 to 8 आवर्स के बीच में, वरना इस इन्फेक्शन और ज़्यादा फैलने के चांसेस हो सकते हैं। अब जो फ्रैक्चर हुआ है उसके मैनेजमेंट देख लेते हैं क्या क्या मैनेजमेंट होते हैं। जैसे नॉन ऑपरेटिव मेथड हो गया, ऑपरेटिव मेथड्स हो गया।
तो कुछ केयरिंग होती है, जैसे कि इमोबिलाइजेशन इन प्लास्टर, मीन्स हम पेशेंट को इमोबिलाइज करके रखेंगे प्लास्टर के थ्रू, प्लास्टर चढ़ा देंगे पेशेंट के ऊपर, जिससे कि हमारा जो ऑर्गन है जो भी क्लोज फ्रैक्चर हुआ है या ओपन फ्रैक्चर हुआ है तो वो इमोबिलाइज करके रखें। नेक्स्ट है पिंस एंड प्लास्टर। पिंस एंड प्लास्टर में क्या होता है, जो पेशेंट है उसे हमें एक एक फिक्स अलाइनमेंट में रखना है, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल फ्रैगमेंट देके पिन लगाएंगे एंड हम उसे पेशेंट को अनस्टेबली कोई भी फ्रैक्चर है उसे मैनेज करके रखेंगे। स्केलेटन ट्रैक्शन होता है थर्ड, उसमें क्या करेंगे, गुड अलाइनमेंट देना है। एंड नेक्स्ट है एक्सटर्नल स्केलेटन फिक्सेशन। स्केलेटन फिक्सेशन में बाहर से कुछ एक्सटर्नली हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारा हो गया रिंग फिक्सेटर होता है, ट्यूबुलर फिक्सेटर होता है। कुछ इंटरनली फिक्सेशन होते हैं, इंटरनली फिक्सेशन जैसे स्टील वायर हो गया, के वायर हो गया, इंटरमेडुलरी नेल हो गए, प्लेट्स हो गए, स्क्रू हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट करते हैं फ्रैक्चर का। एंड थर्ड हम देखते हैं रिहेबिलिटेशन में क्या हम मैनेजमेंट करेंगे। वो जो ओपन फ्रैक्चर हुआ है, जॉइंट मोबिलाइजेशन है, उसे एक्सरसाइज के द्वारा एंड स्ट्रेचिंग के द्वारा, मसाज थेरेपी के द्वारा हम उसे फिर से उसकी पोजीशन में ला सकते हैं, मसल